जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के उन तमाम हीरोज़ को मुबारकबाद और जश्न आज़ादी की खुशियों में आज से हम रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की कुर्बानियों और पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है कि 2 दिन पहले आपने देखा ओलंपिक के मुकाबले, और उन मुकाबलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी मेडल से थोड़ा सा दूर रहे, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब हो गए। लेकिन नामसाद हालात के बावजूद पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का टैलेंट उसी तरह से मौजूद है कि हमने ये देखा है कि चाहे वो इनाम बट रेसलर की सूरत में हो, चाहे वो माहूर शहजाद के बैडमिंटन की सूरत में हो, या फिर अरशद नदीम हो, तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान के लिए ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिंदाबाद पाकिस्तान, इसी नारे के साथ आज से हम जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। आज से यौम आज़ादी तक रोज़ाना 1 बजे से आप बोल न्यूज़ पर यह ट्रांसमिशन देख सकेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान की कामयाबियों और कौम के लिए दी गई कुर्बानियों का जिक्र करेंगे। और आज आपकी मुलाकात कराएंगे कौमी हीरोज़ से, वो हीरोज़ जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और सब्ज़ हिलाली परचम ऊंचा कर दिखाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे तलहा तालिब और अरशद नदीम ने हाल ही में ओलंपिक्स में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये दोनों एथलीट्स भले मेडल नहीं जीत सके, लेकिन दोनों ने कौम के दिल जीत दिए। तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद जिस तरह एथलीट्स ने परफॉर्म किया, उन्होंने साबित कर दिया कि इस कौम में बड़ा दम है। सब अब बस ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ी सी सपोर्ट और सहूलियात। लेकिन क्या वजह है कि हम अपने इन हीरोज़ को सहूलियात नहीं दे पा रहे हैं? प्रॉब्लम्स क्या है? आज की ट्रांसमिशन पर इसी पर बात होगी। हमारे हीरोज़ भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ हमारे हीरोज़ भी मौजूद हैं। इन हीरोज़ के ट्रेनिंग करने वाले इदारों के लोग भी हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी। हम इस वक्त कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब है। बहुत शुक्रिया अगल साहब, आपके वक्त का भी हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त एजाज़ वसीम बाखरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। इनाम बट साहब पाकिस्तान के बड़े मायनाज रेसलर हैं। इनाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम आपकी भी जब ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस माजी में देख चुके हैं, लेकिन वो एक जो होना चाहिए सहूलियात के हवाले से, वो बड़ा मामला होता है। अच्छा, मैं कल साहब से, इनाम बट से भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एजाज़ वसीम थोड़ा सा हम बात कर लें स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारियों की, क्योंकि ये बड़ी जंग रही है पिछले 2 हफ्तों से कि जनाब ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी है या स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी है। स्पोर्ट्स बोर्ड ने 440 मिलियन वापस कर दिए हैं, ये हो गया वो, बड़ा एक मसाइल रहे हैं। तो आप आगाह कीजिएगा इस वक्त एजाज़ के बुनियादी तौर पर, चाहे वो तलहा हो या फिर डायरेक्टली जाने वाले जो क्वालिफाई करने वाले अरशद नदीम हो, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी किस इदारे की होती है कि इनको ट्रेन किया जाए, और वो ट्रेनिंग हमारे इदारे क्यों नहीं कर पाए? क्या फंड्स की इतनी अदम दस्तयाबी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी आपको तफसील से बात करना चाहूँगा। एक तो मुझे यहाँ आए हुए चंद महीने हुए हैं, लेकिन जो मैंने देखा यहाँ पर, ये तो ओलंपिक्स की तैयारियाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी जब मैंने ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे तकरीबन हर दफ़ा जब भी नाकामी होती है तो ये जो है ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यही है कि जी हर एक का अपना रोल है, चाहे वो फेडरेशंस हैं, वो पीओ है या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है। मेरे आए हुए जिन 3 महीनों के अंदर जो मैंने काम किया है, उनमें ये सारे प्लेयर्स, चाहे तलहा तालिब है या इनाम बट है या हमारे नदीम है, इनसे पर्सनली मेरी मीटिंग हुई है, मैंने खुद विजिट किया है, मैंने इनकी ट्रेनिंग देखी है। लाहौर में माशाल्लाह 1.5-2 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पे आए हुए इवन कोरोना पैराडोमिक की इन शदीद मुश्किलात के बावजूद हमने इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने, और विद मीगर रिसोर्सेज। लेकिन डेफिनेटली हमें बजट एक अच्छा चाहिए है, हमें का विजन है, और उन्हीं लाइन्स पे हम काम कर रहे हैं। ये एथलीट जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये शानदार परफॉर्मेंस है। अगर हम देखते हैं कि एक जेवलिन वाला, आप देखें कि जर्मनी का प्लेयर जिसका वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैंपियन था, वो 10वें नंबर पे आया। नदीम माशाल्लाह उसने अपने लिहाज से वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई। आगे हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें पुरुमीद होना चाहिए। अब हम एक विजन के साथ 2024 इंशाल्लाह ताला उसके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आएंगे, और अपने जो हमारी मिनिस्ट्री डॉक्टर फमीदा मिर्जा की विजन है, प्राइम मिनिस्टर की विजन है, हम उन लाइन्स पे काम कर रहे हैं, और हमारा रिजल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि अच्छे उम्मीद के साथ बेहतर आएगा।
बिल्कुल कल सब, ये तो एक आज अगर 5वें नंबर पर हैं तो मैं तो एक छोटी सी वीडियो के भी जिक्र करूंगा। आज एजाज वसीम से बात करूंगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि जब यूसेन बोल्ट जो हैं वो चौथे 5वें नंबर पर थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑस्ट्रेलियन तैराक जो फिलिप्स है वो 6ठे नंबर पर थे, लेकिन ठीक 4 साल के बाद उसी ओलंपिक्स में दोबारा से जब वो आए और वो फिर गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अगर आज से ही ये काम शुरू कर दिया जाए, लेकिन एक तो हुकूमती फंड्स हैं, दूसरा हम चल के आगे बात करते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये स्पॉन्सरशिप्स क्या सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए है, जो पाकिस्तान के खेल हैं, पाकिस्तान के बाकी हीरोज़ हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है, इन स्पॉन्सरशिप के हवाले से वहाँ नहीं होता। इस पर भी बात आगे करेंगे। लेकिन एजाज, एक जानिब तो हम शानदार कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो तलहा हो, चाहे वो अरशद नदीम हो, या उससे पहले हम इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनाम की कारकर्दगी देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो अब जैसे ये थोड़ा सा हार जीत का मामला हुआ, उधर से स्पोर्ट्स बोर्ड पर ब्लेम कर दिया एसोसिएशन ने, और इधर से बोर्ड जो है वो वजाहत दे रहा है कि भाई हमारा ये काम था। ये चीज़ें, आप स्पोर्ट्स से इतनी देर से वाबस्ता हैं, 11, 12, 13 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में सहूलियात के मसाइल हैं या फेडरेशन के अपने मामलात के इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स को तबाह किया है वो ऑर्गेनाइज़र ने तबाह किया है। जो हमारे फेडरेशंस के, एसोसिएशंस के जो ऑर्गेनाइज़र आए हैं, इन्होंने इस गेम को तबाह किया है। आप देखें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मजबूरन एक साबिक सोल्जर को आके लगाना पड़ा है ताकि मामलात को कुछ ठीक करें। यही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आज से कुछ अर्सा पहले जितने भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजीज आए हैं, किसी के ऊपर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का, घपलों का इल्ज़ाम है, कोई एहसन इकबाल के साथ मिलके कहीं पे कोई कम्प्लेक्स तमीर करने के इल्ज़ामात की जद में है। अगर करप्शन नहीं करते हैं तो जब पाकिस्तानी टीम कहीं जा रही होती है ओलंपिक्स गेम्स के अंदर या इस्लामिक सोलिडारिटी गेम्स में या एशियन गेम्स में, तो एक पूरी एक फौज जो है ना वो साथ जाती है। इस गेम को, इस मुल्क की स्पोर्ट्स को जितना ज़्यादा नुकसान ऑर्गेनाइजर्स ने पहुंचाया है, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। देखें, वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो अपने चहीते बंदे को नीचे लगा देते हैं, उनसे कोई भी बंदा सीट मांगता है तो उसको मिल जाती है। नून लीग की हुकूमत आती है तो वो नजम सेठी उनसे मांगते हैं, पीसीबी उनको मिल जाता है, अख्तर रसूल या कोई और मांगता है उनको हॉकी दे दी जाती है। यही सब कुछ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस में हो रहा है। और बदकिस्मती ये है कि जो गेम्स इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं, जो कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी जिनके ऊपर लागू नहीं होती है, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा ये बदमाशी होती है। देखिए, मखदूम फैसल साले हयात कम अज़ कम 3 टेन्योर तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे और आखिरी मरतबा हाँ वो जाना ही नहीं चाहते थे। वो जाना नहीं चाहते थे। जनरल आरिफ हसन है, 15 साल से बैठे हैं, वो नहीं जाना चाहते। जनरल शाही हैं, एथलेटिक्स में बैठे हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। इसी तरीके से पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन या खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन, किसी को भी देख लें, सर जी आपको इन सब लोगों को फारिग करना पड़ेगा। इनको कहना पड़ेगा कि आप तरस खाइए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी एथलीट्स के ऊपर, आप जाएं और आपको तमाम फेडरेशन के अंदर नए लोग रखने पड़ेंगे, वरना हमारे साथ हर बार यही होना है। देखें, अरशद नदीम को आज पूरा पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत तक सर पे उठा रही है। वो बेचारा पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा होता था, उसको कोई पूछने नहीं आता था। तो ये तो मैं दाद देता हूं पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तैमूर भट्टी को कि वो वाहिद बंदा था पाकिस्तान में, सरकारी ऑफिशियल राय तैमूर भट्टी, जो अरशद नदीम को स्टेडियम देखने भी जाता था, मिलने भी जाता था, उसको उस्मान बुजदार के पास भी ले गया। और जाने से पहले वाहिद तैमूर भट्टी था पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिसने अरशद को 1 लाख रुपए दिए और अलविदाई तकरीब रखी उसके लिए ट्रैक के ऊपर जहां वो ट्रेनिंग कर रहा था। ये हाल है हमारा, और हम ख्वाब देखते हैं कि हम नीरज चोपड़ा को हरा के गोल्ड मेडल जीतेंगे। बिल्कुल, ये तो कि ये सिर्फ मिनिस्टर के आने से फिर उतनी चीज़ें तब्दील नहीं हो सकती। अब कल साहब भी आए हैं, अभी तकरीबन उन्हें 3 माह हुए हैं। अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में कल साहब से पूछेंगे कि आप प्लान क्या कर रहे हैं। लेकिन इनाम भट्ट से मैं जानूँ, इनाम, आप पाकिस्तान बड़ा ये इंतज़ार में है कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में इनाम भट्ट जो है वो रिंग्स के अंदर नज़र आएँ। तो ट्रेनिंग तो बहरहाल आपकी चल रही होती हैं, लेकिन जो सहूलियात हैं, हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को हमेशा से कम्पीट करने के लिए वैसी सहूलियात, वैसे कोचेज़, वैसी ट्रेनिंग वो चाह रहे होते हैं।
अब हेल्प तो होती है आपको स्पोर्ट्स बोर्ड से, काफ़ी हेल्प होती है, चीज़ें में होती है, लेकिन क्या समझते किस किस्म की सहूलियात पाकिस्तान में होनी चाहिए? और फिर सबसे बड़ी बात है, ये जो मेरा सवाल होता है कि पाकिस्तान से अरबों खरबों रुपया कमाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज ये बिल्कुल आपको नहीं अप्रोच करते कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, आप हमारे साथ आएँ तो हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आपने सबसे पहले तो मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं, और ये स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए एक बहुत खुशाइंद अमल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीडिया का इस तरफ रुझान हो गया है। देखें, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने ये ओलंपिक ख़त्म हो गया हमारा, हमने किधर किधर हमसे गलतियां किधर किधर हुई हैं, बजाय इस चीज के कि हम एक ब्लेम गेम शुरू करें और एक दूसरे पर नाम लगाएं। मेरा ख्याल है कि ये एक साथ मिलने का टाइम है, एक साथ मिल बैठने का टाइम है। तमाम इदारे जो बड़े बड़े हमारे इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके बाद जो हमारी फेडरेशन हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की जरूरत है। खिलाड़ियों की जो जितनी मदद कर सकता है वो उतनी तो करे ना। अब इशू यहाँ पर आता है कि अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 3 साल से हमारा कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। बिल्कुल इसमें बहुत सारे खलास थे, बहुत सारी मसले मसाइल थे। मैं समझता हूं कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए, मईशत का बहुत बुरा हाल था, उनका सारा फोकस उस तरफ था। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई, कोई हमारे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के कैंप नहीं लग सके, तो बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि कल जो है ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी, एक तरफ क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी और दूसरी तरफ इंडिया से एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो उसका हैशटैग है कि रुकना नहीं है, काउंटडाउन टू पेरिस, और उस पर 1083 दिन 14 घंटे 13 मिनट और 15 सेकंड टाइमलाइन शो हो रहा है। मतलब ये है कि वो इतना पॉजिटिव सोचते हैं कि वो आज ही ओलंपिक क्लोज नहीं हुई और वो अगली ओलंपिक की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस टाइम कर्नल साहब भी हैं। तो मैं सर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, हमारे पास नॉर्मल जो ओलंपिक होती है उसमें 4 साल का टाइम होता है, लेकिन इस टाइम ये जो ओलंपिक हुई है ये 2021 में हुई है और 2024 में ओलंपिक है। सबसे पहले तो 3 साल रह गए, हमारे पास 4 साल नहीं है। और उसके बाद जो ओलंपिक के क्वालिफाई राउंड है वो 1 साल पहले शुरू हो जाते हैं। अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूं तो 2023 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो ओलंपिक का क्वालिफाई राउंड है, जिसमें सिर्फ 2 साल बाकी हैं। अगर हमें करना क्या चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे पास फंड्स की कमी है। हमारे पास सबसे पहले तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का फंड बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इदारा है, अनफॉर्चुनेटली अच्छा, इनाम की आवाज़ जो है वो रुक गई शायद, मेरे ख्याल में स्काइप में वजह। इनाम, अब दोबारा से हम बात करें जो आप सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन उन सजेशन पे ज़्यादा बेहतर तौर पर मेरे ख्याल कर्नल आसिफ साहब हो सकती है। कर्नल साहब, अभी आप ज्वाइन किया है, आप जैसे बता रहे हैं कि चीज़ें हो चुकी थी, ये एक अलग मामला मैटर है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया है, ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स बोर्ड, इल्ज़ाम। हम आगे चलते हैं सर, आगे कि जैसे इनाम कह रहे थे कि अगला जो 4 साल का वक्त है आगे उस ओलंपिक्स का, तो उस ओलंपिक्स की तैयारी, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, साउथ एशियन गेम्स, सैफ गेम्स हैं, ये डिफरेंट हैं, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए हैं। तो क्या आप प्लान क्या कर रहे हैं सर आप कि ये पिक एंड चूज़ तो हो गया कि इनाम हो, चाहे वो तला हो, चाहे वो अरशद हो, चाहे वो माहूर हो, या बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, इन पर स्पेसिफिकली तैयारी करवाई जाए कि अगले 4 साल या 2 साल या 3 साल के जो इवेंट्स आ रहे हैं उसमें हम बेहतर परफॉर्म कर पाएँ? तो क्या प्लान कर रहे हैं सर आप? इंशाल्लाह ताला जी, हमारी जो मैं आपको सबसे पहले जो ये बातचीत हुई है, बिल्कुल उन्होंने बड़ी सही बातचीत की है कि हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो हमने ऑलमोस्ट उस प्लानिंग के सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं। जैसे हमारी पीएम की विजन है, उसमें हमने इनिशियली शॉर्ट टर्म के अंदर इमीडिएटली हमारा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कंप्लीट हम जो है तमाम सूबों में और अपने इस्लामाबाद में कैपिटल के अंदर ये तमाम उनको अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि हम इनमें जो हमारी सेफ गेम्स होनी है उनके लिए तैयार हो जाएं। और आगे जो हमारी नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम जो आनी है, उनके लिए हम अब तमाम अपने एथलीट्स को जो है उनके लिए तैयारी करें, मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। सिर्फ इनमें जो उन्होंने बातचीत की थी इनाम के लिए,
और जो आपके नदीम अरशद की लिए बातचीत की थी, वो मैंने खुद उनको वहाँ पे विजिट करता रहा और मेरी उनसे मीटिंग रही और हमने उनकी भरपूर ट्रेनिंग कराई वहाँ पर। हमारे 1.5-2 साल हमारे सेंटर में कराची लाहौर में इन्होंने ट्रेनिंग की है। तो इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, लेकिन हम विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी अपने तमाम एथलीट को सपोर्ट कर रहे थे और आगे करेंगे। और उसी बेसिस के ऊपर हमारी जो नई पॉलिसी है उस पर मेरे आने से पहले भी काफ़ी काम हो चुका, और वो है एलीट पूल, जिसमें हम चाहते हैं कि वो जो लोग प्लेयर इस चीज़ से महरूम हो जाते हैं, जिनको फेडरेशन लुक आफ्टर नहीं करती है, उनको डायरेक्ट हम लुक आफ्टर करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैंने जितने भी हमारे यंग टैलेंटेड बॉयज़ हैं उनको मैंने बुलाया यहाँ पर, जो कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी की उसमें नहीं आते, जो ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम, अगर वो उनका कौन इंतजार करेगा। तो हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं, टैलेंटेड जो हैं, बॉयज़ हैं, उनको मैंने कैश अवार्ड दिया और हम उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो ये, और बाकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मैंने उनको ऑलरेडी तमाम फेडरेशन को एंगेज कर लिया है, उन सबको मैंने अपनी एक्टिविटी प्लान उनसे मांग लिए हैं। हम उनके मुताबिक जो फेडरेशन कहेंगे हम उनके लिए फॉरेन कोचेज मंगवाएंगे, और यहाँ पे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, जहाँ अगर गुजरांवाला है, लाहौर है, कराची है, जो कंसर्न स्पोर्ट्स है, जो फेडरेशन बताएंगी, हम उनसे जो है तमाम स्टेक होल्डर को लेकर और उनकी ट्रेनिंग करेंगे और प्लान एक मजबूत प्लान बनाएंगे ताकि हमारे आगे अच्छा रिजल्ट आए। बिल्कुल, ये तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बड़ा अच्छा प्लान है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, अब हमारे ग्रास रूट पर जब चीज़ें बहुत कम हैं तो आपको ऊपर भी चॉइस इंतहाई कम वो नज़र आती है। ये अफसोस के साथ है कि जो स्कूल स्पोर्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं रही हैं। क्लब जो हैं वो सुकड़ते जाते हैं, बिल्कुल ही छोटे होते, चाहे वो हम बॉक्सिंग के, रेसलिंग के, वो बड़े महदूद हो रहे हैं। तो सर इस जानिब जो है वो आपकी कुछ कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ चल रही कि हम स्कूल्स के लेवल पर स्पोर्ट्स को उठाएँ, ताकि फिर हमें, क्योंकि 4 साल के लिए तो तैयारी हो सकती है, लेकिन देन उसके बाद 4 साल क्या तैयारी है, तो वो 8-10 साल की जो तैयारी है वो स्कूल्स, फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो HEC तक प्लेयर खेल रहे होते हैं वहाँ तक जाएं। तो ऐसी को प्लान आप कर रहे हैं? देखिए मुदस्सिर, मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी यही कहा था कि जो हमारे ऑर्गेनाइज़र आए हैं, जिनको फेडरेशंस दी गई हैं कि आप इन फेडरेशंस को चलाओ, उन्होंने इस हॉकी को तबाह किया है, उन्होंने इन्हीं गेम्स को तबाह किया है। अब ये लोग देखें, कर्नल साहब जितने मर्जी आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान देते रहें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई लड़के खुद पकड़कर तो ग्राउंड में नहीं लाने हैं, वो फेडरेशन की जिम्मेदारी है। और फेडरेशन के अंदर माफिया बैठा हुआ है, इस माफिया को घर भेजना पड़ेगा। और ये बेहतर, सबसे अच्छा वक्त यही है, अभी 3 साल पड़े हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स में, हमें इन लोगों से जान छुड़वानी पड़ेगी। इनको कहना पड़ेगा कि आप प्लीज़ तरस खाइए हमारे नौजवानों के ऊपर, आप घर चले जाइए। इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको एक बैनुल-अक़वामी टूर चाहिए होता है, और दूसरा इनको प्रिविलेज चाहिए होती है और ख़बरों में आना होता है। इनको किसी को कोई सरोकार नहीं है कि अरशद नदीम 5वें पे क्यों आया, या तलहा कहाँ पे रह गया, या बाकी हमारे एथलीट्स रह गए। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सारा दिन ग्राउंड्स में इन लोगों की एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ, मुझे पता होता है कि ये लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं। देखें, एक चीज़ मुझे बता दें कि कोई भी बंदा जिसके इक़्तिदार को अगर तूल मिलता है तो वायुओं से ऊपर को निकल गए हैं और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स नीचे से नीचे चली गई है। प्रोग्रेस शो करवा दें। जहाँ तक आप बात करें पाकिस्तान हॉकी की, तो अब माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोखर साहब, वो किस हैसियत में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ वो चिपटे हुए हैं, मुझे कोई बता दे। उनके छोटे भाई कर्नल आसिफ पंजाब हॉकी को चला रहे हैं, किस बुनियाद के ऊपर? यार, आपके पास पाकिस्तानी प्लेयर्स को यूरोप का टूर कराने के लिए टिकट्स नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और वफाकी हुकूमत ने आपकी ग्रांट्स रोक रखी हैं। आप माजी में कहीं पे कोई अच्छे अफसर रहे होंगे, आपके नीचे किसी ने सर्व किया होगा, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पाकिस्तान के कौमी खेल का ये हाल कर दें कि लगातार 2 ओलंपिक्स में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। और फिर जिस मैंडेट की बुनियाद के ऊपर आपको लाया गया था कि आपने करप्शन जो हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि 50 करोड़ रुपया पिछले 4-5 साल में गायब हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 अरब रुपया गायब हुआ है। क्या ब्रिगेडियर साहब ने आके उन चीज़ों को निशानदेही की है? इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी के लड़कों की क्या हालत है। दरअसल आप आलम देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पाकिस्तान हॉकी के 32 खिलाड़ियों का लाहौर में कैंप लगता है, 32 खिलाड़ियों का। पाकिस्तान के जो बेंच स्ट्रेंथ है और जो नेशनल टीम है, और सिर्फ 12 खिलाड़ी उस बेंच मार्क तक पहुंचे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। 32 में से सिर्फ 12 को, सिर्फ 12 प्लेयर्स को। और जो कैटेगरी ए है उसके प्लेयर को कितने पैसे देने का फैसला हुआ है? 50,000 रुपया। कैटेगरी बी में
40,000 और सी कैटेगरी में 30,000 रुपए। ये हम 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक्स चैंपियन है इस गेम के अंदर। ये हमारी हालत है और हम लोग हैं कि हम लोगों ने बड़ी मजबूती से कुर्सी को पकड़ा हुआ है कि हमने इसको छोड़ना नहीं है। तो अगर इमरान खान ये हालत है, इंटरफेयर करना पड़ेगा और इन लोगों सेंट्रल को घर भेजना के पड़ेगा। हालात ये हैं कि 40-50 हज़ार रुपए में प्लेयर्स, तो फिर 40-50 हज़ार रुपए में प्लेयर्स हॉकी की जानिब वो कैसे आए? अगर यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात एक पहलवान के लिए, एक रेसलर के लिए हों, तो इससे ज़्यादा तो बेचारे की खुराक जो डाइट है, क्योंकि ये डाइट इस तरह से नहीं होता है कि सिर्फ आपने खाते रहना है, एक स्पेसिफिक डाइट है जिस पे आपने वो चल रहा होता है इनाम। बट ये तो बड़ा एक मामला है। बहरहाल ये हम खुल के को बात कर रहे हैं, हम बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि आगे अगले आने वाले, जो गुजर चुका है वो हो चुका है, जो अगले आने वाला वो काम हो बेहतर हो। मैं आपसे उस वक्त सवाल था कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये जो लोकल कंपनीज़ हैं, आपके साथ कुछ स्पॉन्सरशिप के हवाले से कोई बात नहीं होती? फिर स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो या फेडरेशन वो कोशिश नहीं करती हैं कि इनाम बट हमारा एक रेसलर है, उसकी तो डाइट, उसकी ट्रेनिंग, उसकी चीज़ों पर लाखों रुपया खर्च होता है, तो वो बेचारा खुद तो नहीं कर सकता ये, तो वो कैसे सपोर्टिव हो सकता है? क्योंकि हमारे पास तो फंड्स भी नहीं है। सर, सबसे पहले तो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये हॉकी वाले बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें 50,000, 40,000 और 30,000 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। रेसलिंग में तो इतने पैसे ही नहीं है। रेसलिंग में तो ऑफिस चलाने के लिए पैसे नहीं है। रेसलिंग की जो सालाना ग्रांट है वो 15 लाख रुपए है, और 15 लाख रुपए से आप मुझे बताएं एक नेशनल लेवल का इवेंट कैसे करवा सकते हैं? आपके तो ऑफिस चलाने का, ऑफिस बॉय का, ऑफिस रेंट और इन चीजों में और हमारी इंटरनेशनल फीसिस में पैसे निकल जाते हैं। इनाम 1 मिनट, ये 15 लाख रुपया रेसलिंग की ग्रांट आप कह रहे हैं जो रेसलिंग फेडरेशन के पास है, बस इतनी ग्रांट होती है? इजाज आप भी कंफर्म कीजिए ना की बात को। जी जी इनाम सर, ये पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की सालाना ग्रांट 15 लाख रुपए है, और इस ग्रांट की सालाना ग्रांट में से हमारी जो इंटरनेशनल फीस जाती है वो चली जाती है। उसके बाद किसी भी एक खिलाड़ी ने जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलना होता है उसके लाइसेंस बनते हैं। मेरा जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलता हूँ तो मेरा लाइसेंस बनता है, हमारे कोचेस के लाइसेंस रिन्यू होते हैं, हमारे जो रेफरीज हैं उनके लाइसेंस बनते हैं। तो ये फीसें वगैरह अदा करके तो टोटल हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके पास 5-6 लाख रुपया बचता है, और 5-6 लाख रुपए में वो ऑफिस नहीं चलता हमारा। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हॉकी वाले तो खुशकिस्मत बंदे हैं जिनको ये इतना सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। अब जब मल्टी नेशनल की बात करते हैं तो आप ये देखें कि जो बहुत बड़ा पोर्शन है, 90-95% जो है वो सारे का सारा तो क्रिकेट पे चला जाता है। जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है। बहुत ज्यादा मैंने कोशिश की कि मेरा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बल्कि 2-3 मीटिंग्स हुई तो वो ये सोचते हैं कि यार इनाम बट को हम कोई पैसे देंगे, पता नहीं इसका मेडल आएगा नहीं आएगा, क्यों ना हम शायद अफरीदी से एक ऐड करवा लें। तो ये बहुत मुश्किल हालात हैं, फेडरेशन एंड पर भी बहुत मुश्किल हालात हैं कि अभी तक क्योंकि ये चीजें नजर नहीं आ रही। आप देखें अरशद नदीम का जेवलिन का लोगों को नहीं पता था कि जेवलिन होता क्या है, तो कैसे कोई मल्टीनेशनल उस पर पैसे लगाना चाहेगी? तो इसलिए इंटरनेशनल जो है ना वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको तो वो चीज चाहिए कि जो उनकी पहले बिकती हुई चीज को, जो बड़ी फेम वाली चीज है, फेम वाला मैं आपको कट करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप इजाज़ आपके पास आता हूँ। ये बड़ी एक मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। इस वक्त हमारे साथ जो है वो राशिद नदीम भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के मार्शल आर्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। बहुत शुक्रिया राशिद आपके वक्त का भी। अब एक जानिब पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम हैं, दूसरी जानिब राशिद नदीम है। हमारे पास इतने हीरोज़ हैं, लेकिन राशिद को ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ कराची में कि वो इतने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई सपोर्ट के साथ भी नहीं हुई है। राशिद आपकी जाने में इजाज़त, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो अभी थोड़ा शॉकिंग है। मैं उस शॉक से नहीं निकला हूं कि जो मुझे इनाम बता रहे हैं कि 15 लाख रुपया टोटल ग्रांट है रेसलिंग के लिए, जिसमें फीस भी है, चीजें भी हैं, तो हम तो नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं करवा सकते हैं इससे। मैं आपको इससे बड़ा शौक देने वाला हूं मुदस्सिर भाई। वो शौक ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने यूरोप का दौरा करना था आज से 2-2.5 साल पहले, तो हमारे पास जहाज के टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। मीडिया पे खबरें चली, तमाम अखबारात ने स्टोरीज की। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और वफाक जो था वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात
कि सही जो है ना वो जवाब ना देने के ऊपर उन्होंने उनकी फंडिंग रोकी भी थी। तो जावेद आफरीदी पेशावर ज़ल्मी के ऑनर ने तरस खा के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रायविंड अपनी फैक्ट्री बुलाया, वहां पर एक तकरीब की और इनको पैसे दिए कि आप जाइए, आप जाके टूर करके आइए, एयर टिकट्स के पैसे दिए और कहा कि मैं आपको 2-3 साल मजीद सपोर्ट करूंगा। हुआ क्या कि पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ 10 बंदे पीएचएफ के भी साथ चले गए। अच्छा, पीएचएफ के 10 बंदे साथ चले गए। वो जावेद अफरीदी सर पकड़ कर बैठ गया कि यार मैं टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, एक बिल्कुल बैठी हुई पाकिस्तान की कौमी खेल को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं और ये अफसरान किस चक्कर में वहां चले गए हैं। तो जावेद अफरीदी ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और इस वक्त आलम यह है कि सवाए अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम जो कराची का है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मलकियत है। उसका कुछ किराया और उसके बाहर कुछ दुकानें हैं, कोई 1-2 दफातर हैं वहां पे, उन पैसों से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चलती है। कोई हॉकी फेडरेशन को आकर सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, कोई इनको फंड्स देने को तैयार नहीं है। ये आलम है हमारा इस वक्त। इजाज, आप जो बात कर रहे थे, इनाम बात कर रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनी की ये हालत है कि अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी के पाकिस्तान में ऑनर ने सपोर्ट किया तो वहाँ खिलाड़ियों से ज़्यादा ऑफिशियल्स के पैसे खर्च होते हुए नज़र आ रहे थे, तो फिर वो कंपनीज भी वापस हो जा रही हैं। तो जो आपने इब्तिदा में बात की थी कि वो जो लोग बैठे हुए हैं एक डेकेड से ज़्यादा, उन लोगों को हटाया जाना बड़ा ज़रूरी है और मेरिट पर लोगों को लाया जाना, क्योंकि इस तरह से कोई इनाम हो, कोई तलहा हो, कोई अरशद नदीम हो, वो तो फिर नहीं सपोर्ट उनको हो पाएगी। वो अपना टैलेंट इसी तरह से वहीं पर शायद वो ख़त्म कर बैठे हैं और अपने वो एक ख़ास उम्र होती है, उस उम्र के बाद तो चीज़ें गुजर चुकी होती हैं इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। राशिद को शामिल गुफ्तगू करते हैं। राशिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक लंबी फहरिस्त है जो शायद बताते चलें तो बड़ा एक वक्त होगा। अभी तो पहले तो आप हम बहुत शिकवे शिकायत है जो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप कोई अब प्लान कर रहे हैं नया वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए, एक अच्छी खबर, एक अच्छी खुशखबरी के लिए को तैयारी कर रहे हैं राशिद आप? जी बिल्कुल, मैं अब तक जो है पाकिस्तान के लिए जो है 69 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ और अब जो है मेरा नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह ताला 3 आलमी रिकॉर्ड मैंने तोड़ने, जिसके अंदर एक भारत का रिकॉर्ड भी शामिल है और एक नई चक्कू का रिकॉर्ड है, मैंने वो भी तोड़ना है। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर फंड्स की, और यहाँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मार्शल आर्ट इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर अगर बच्चे को नेशनल खेलनी पड़ती है, इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल अगर खेलनी पड़ती है तो उसके लिए भी जो है उसको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है और उसके लिए भी अपनी जेब से जो है उसको 5,000-6,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमारी जो स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन होती हैं उनको स्पोर्ट बोर्ड फंड ही नहीं इतना दे रहा होता कि मतलब कि उनको जो है वो स्टूडेंट से जो है वो जो बच्चे नेशनल खेलने के लिए आते हैं उनसे जो है मुख्तलिफ मद में जो एंट्री फीसेज और रजिस्ट्रेशन फीसें और लाइसेंस फीसें जो है वो लेनी पड़ती है और इंटरनेशनली जब वो इवेंट खेलने के लिए जाता है तो उसके अखराजात तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इतना बुरा हाल है और मैं खुद 69 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ अब तक और पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास है। लेकिन पुरसाने हाल ये कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है और यहाँ तक कि कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास और कोई मेरे पास जो है बाकायदा कोई किसी गवर्नमेंट इदारे की सपोर्ट नहीं है। बस अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, जैसे हमारे अरशद नदीम भाई चले अपनी मदद आपके तहत चलते रहे। अभी मैं देख रहा था जो इंडिया के जो एथलीट थे उन्होंने जब वो जीता तो उनको कितनी ज्यादा सपोर्ट की गई, यूरोप में ट्रेनिंग करते रहे और हमारे जो एथलीट है वो बेचारे लोकल लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जंग आलू जो है वो जो उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको जो है ना मतलब अक्ल और हिदायत दे ताकि जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर जो है स्पेशली जो है वो तवज्जो दें। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो आप जो कोचेज़ और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एजाज़ आपको शामिल गुफ्तगू करता हूँ कि हम सिर्फ नीरज चोपड़ा के हवाले से बात कर रहे थे जब कल भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी। यूवी हॉन उनके कोच हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, दुनिया के बेहतरीन कोच माने जाते हैं, जर्मन है और उनकी ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए जब वो खर्च किया गया है उसके बाद जाके यहाँ नताइज आए हैं। और अगर बिल्कुल इसको सिमिलर देखें कि जो अरशद नदीम है वो इससे पहले उनको जो है वो ज़बरदस्त किस्म की थ्रो कर चुके हैं, वो जीते हुए हैं, वो मेडल साउथ एशियन गेम्स के अंदर वो उन्होंने मेडल लिया, डिफरेंट जो अपने वो मेडल्स वो लेकर वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इनाम बट के में रेसलिंग और कॉम्पिटिशन वो हमें याद है, लेकिन ये वो है कि ये अपनी भरपूर ताकत अपने वो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा देसी ट्रेनिंग और अपनी भरपूर ताकत अपनी भरपूर मेहनत के साथ अपने इस तक पहुँचे।
उसके बाद काम शुरू होता था यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान का, फेडरेशंस का, बोर्ड्स का, ओलंपिक एसोसिएशन का, कि अब इनकी ट्रेनिंग्स के काम शुरू होने हैं और अब इन्हें इंटरनेशनल लेवल में हमने ओलंपिक्स, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट होता है, वहाँ खिलाना है। तो जब एक जानिब इतना बड़ा काम हो रहा है एजाज कि युवान से ट्रेनिंग करवाई जा रही है नीरज की, और उसके बाद उसके रिज़ल्ट देखें, यहाँ सिर्फ शायद हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज के ऊपर ही हम कर चुके हैं। तो ये आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इनाम अपना दिल के फपोले बता रहे हैं, राशिद अपनी बात कर रहे हैं, कर्नल साहब अपनी बात करके गए कि हम करेंगे, लेकिन जब ये 15 लाख रुपए किसी एक जगह पर है, टिकटों के पैसे नहीं हैं, तो फिर कैसे होगी ये? फिर तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए मुदस्सिर, इसमें थोड़ा सा हम पाकिस्तानी कौम का कल्चर का भी कसूर है। किसी हद तक आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के स्कूल में जाके महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा जाके कभी स्कूल के टीचर या पीटी से मिले हैं कि मेरा बच्चा कोई स्पोर्ट्स करता भी है या नहीं करता। हमने कभी ये चेक नहीं किया। हमने कभी अपने बच्चों को शाम को स्कूल वापस आने के बाद उनकी पढ़ाई का कभी नहीं पूछा। हमने एक बतौर कौम की बात कर रहा हूँ, कभी बाकायदा पेरेंट्स मना करते हैं, कभी किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए हमने हमेशा फीसेस के ऊपर झड़प की हो, कभी ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारी स्कूल के पीछे कोई ग्राउंड है, क्योंकि फ्रंट पे तो नजर नहीं आ रही है। कभी हम किसी सोसाइटी में प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो वहां बार्गेनिंग के दौरान हमने कभी ये नहीं पूछा कि यहाँ पे स्कूल भी है या कोई ग्राउंड भी है या नहीं है, ग्राउंड मिलेगा बच्चे को या नहीं मिलेगा। हमारी पूरी कौम स्पोर्ट्स को कभी हमने इतना सीरियस ही नहीं लिया। ये एक फैक्ट है, हमें मानना पड़ेगा। इंडिया इसीलिए बहुत बेहतर होता जा रहा है क्योंकि जब चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 कराए तो इंडिया की आंखें खुली, क्योंकि वो भी सवा अरब हैं, वो भी सवा अरब हैं, तो वो अपने आप को चाइना के बराबर समझते थे। तब से उन्होंने पिछले 10-12 साल से उन्होंने एफर्ट की और अब आके उनको इसका समर मिलना शुरू हुआ है। और एक और बात याद रखिएगा कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर जिन मुल्कों में स्पोर्ट्स होती है और जो स्पोर्ट्स को संजीदा लेते हैं वो सिर्फ गोल्ड पे नजर रखते हैं। हमेशा जो जीत होती है वो गोल्ड वाले की होती है, जो सिल्वर वाला होता है वो उसको हारने पे सिल्वर मिलता है। गोल्ड सिल्वर कभी कोई इनाम नहीं होता, ना ही ब्रॉन्ज कोई इनाम होता है। कौमें ये सोच रही हैं, वो सेंचुरी मेडल्स की दौड़ लगी होती है, अमेरिका नंबर 1 हो गया, चाइना सेकंड हो गया है। तो हमें बुनियादी तौर पर एडवांटेज ये था पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एथलीट आ रहा है। उस एथलीट प्राइम मिनिस्टर के होते हुए ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बेहतर होगी। उस एथलीट प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान की एक स्पोर्ट्स काउंसिल बना दी और उसके सरबराह एहसान मानी साहब को मुकर्रर कर दिया। जैसे ये मैंने आपको हॉकी के टिकट्स की बात की कि नहीं मिल रहे थे, पीएचएफ के लोगों को मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा था, तो हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ने एहसान मानी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉकी का सवाल किया कि सर आप पूरी ओवरऑल स्पोर्ट्स काउंसिल को भी देख रहे हैं, तो क्या आप खान साहब से हॉकी के इशू पे बात करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो हमें ऊपर से कम खान साहब को ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जैसे पाकिस्तान हॉकी को माजी में एयर मार्शल नूर खान चला के गए हैं, ऐसा कोई बंदा लाना पड़ेगा ताकि सारी स्पोर्ट्स को आगे ठीक करे। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि ऊपर से मामला ठीक हो, लेकिन खान साहब की तवज्जो शायद उस तरह खेल पे है ही नहीं कि जो चीज़ें नज़र आ रही हों। लेकिन इनाम, मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाएं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से खालिद साहब से भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे इनाम एक चीज़ जो है वो आप से कि अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है अपनी रेसलिंग का। दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि इस वक्त फौरी तौर पर आपके हवाले से हम ख़ास तौर पर बात करें कि ट्रेनिंग्स का और चीज़ों की क्या चीज़ें फौरी होनी चाहिए, और ताकि फिर हम एक आपकी जानिब से एक अच्छे मेडल, अच्छी खबर की उम्मीद कर सकें। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। मेरा 21 दिन के बाद वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज का मुकाबला होने जा रहा है जो कि इटली में होने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगले माह मेरे 3 वर्ल्ड बीच के सीरीज के मुकाबले हैं। एक इटली में हो रहा है, एक 10 दिन के बाद ग्रीस में हो रहा है, और एक 15 दिन के बाद मेरा एक और पुर्तगाल में हो रहा है। तो इन 3 इवेंट्स के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने गुजरांवाला में ही एक रेसलिंग अपने तौर पर एक कैंप लगाया हुआ है जहां पर बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी जा रही है। और अगले माह तो इंशाल्लाह 3 मेडल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड लेवल के लेकर आऊं, और उसके 2 माह बाद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, उसके 2 से 3 माह बाद एशिया चैंपियनशिप है, उसके 2-3 माह के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स है।
तो ये एक मुकाबलों का एक लंबा सिलसिला बिल्कुल जारी है। जो सबसे जरूरी चीज है जो मेरे हवाले से या मोस्टली जो हमारे एलीट एथलीट हैं उनके हवाले से जरूरी है, वो है इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग। हमें इस वक्त आप ये देखें कि अगर इनाम बट ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग करनी है तो इनाम बट के जोड़ का पहलवान पाकिस्तान में नहीं है। वो अपने से कम दर्जे के खिलाड़ी से ट्रेनिंग करके कैसे मेडल जीत सकता है? वो कभी मेडल नहीं जीत सकता। जरूरी ये है कि हमारे जो एक एक दो खिलाड़ी हम तमाम गेम्स में लें और उनको हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग करवाएं। इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने मेडल लेने हैं, मैं आपको बता रहा हूं आज भी कि हमें 3-3 माह के वक्फे के साथ इंटरनेशनल ट्रेनिंग कराई जाए ओलंपिक तक, तो आप यकीन करें कि 15 से 20 मेडल पाकिस्तान को मैं अकेला बंदा दे सकता हूं और जितने एलीट खिलाड़ी हैं तमाम खिलाड़ी इतने इतने मेडल दे सकते हैं। तो एक ही की है, अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पर जीतना है तो हमारे जो एलीट एथलीट है 15 से 20 खिलाड़ियों को पकड़ा जाए, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए। इंटरनेशनल ट्रेनिंग होगी तो आप वर्ल्ड में भी मेडल लेंगे, आप ओलंपिक में भी मेडल लेंगे और आप इंशाल्लाह मेडल को फॉर्मूला इनाम आपने बता दिया, बड़ा सादा सा फॉर्मूला बना दिया कि 15 से 20 एथलीट्स हैं डिफरेंट कैटेगरी के, उनकी ट्रेनिंग अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट की एक सीरीज से भी शायद कम पैसा लगेगा। इस पर थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब को भी, और फिर उसी तरह से एक्टिव होना पड़ेगा वज़राए खेल को भी, स्पोर्ट्स बोर्ड्स को भी, कि मल्टीनेशनल कंपनी से ही ये पैसा जो है वो इसी तरह से स्पॉन्सरशिप करवाया जाए ताकि फिर पाकिस्तान की ये ट्रेनिंग्स हो सके। बहुत शुक्रिया। इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के बड़े मायनाज रेसलर। और राशिद, इस वक्त एक जानिब यहाँ तो अनफॉर्चुनेट है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे होते हैं कुछ चीज़ों के जो है वो रिकग्निशन नहीं होती है कि पाकिस्तान के बोर्ड्स के साथ और चीज़ों के साथ। लेकिन एक मेरा सवाल बड़ा अहम है कि यहाँ आपके पास ढेरों बच्चे भी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। हम एक जानिब तो देखते हैं कि स्पोर्ट्स की जानिब लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत से बच्चे भी आपके पास ट्रेनिंग के लिए वो आते हैं। उन बच्चों को ये मालूम है कि इसका मुस्तकबिल उस तरह से कि हमारे उस्ताद इतने बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनकी उस तरह पजीराई नहीं हो पा रही है, तो फिर भी वो बच्चे आ रहे हैं, यानी कि दम भी मौजूद है, टैलेंट भी मौजूद है, हीरोज़ बनने के लिए भी हैं, लेकिन पजीराई नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है यहाँ तक पहुँचने में? देखिए जी, बच्चे होते हैं, बच्चों की माइंड मेकिंग करनी पड़ती है, बच्चों को बताना पड़ता है। यही चीज़ होती है कि जब आप ग्रास रूट लेवल से बच्चों पे काम करते हैं तो बच्चों की के अंदर जो है वो ज़हनी तौर पर ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो मैं आपको एक स्पेशली ग्रास रूट लेवल के हवाले से बताता हूँ कि मेरे 4 स्टूडेंट हैं जो कि मैंने स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट सिखाकर और वहां से मैंने 4 स्टूडेंट ऐसे निकाले जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर चले गए, जिसके अंदर एक अफरूबा नदीम थी, जब वो तकरीबन 11 साल की थी, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है अपना नाम दर्ज कराया और पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था 2014 के अंदर और उन्होंने जो है फिर वहां पे जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह एक सैयद मारिद हुसैन मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने 2 आलमी रिकॉर्ड बनाए और उसमें से 1 आलमी रिकॉर्ड जो है उन्होंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में बनाया था। उसके अलावा मेरे एक स्टूडेंट है असमर और फिर मेरी अपनी बेटी है 7 साल की जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट जो है वो लड़की के तौर पर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और उन्होंने 2 मरतबा जो है वो इंडिया को हराया। तो बच्चे जो है कुछ मेरे स्टूडेंट को आपस में देखकर ही मोटिवेट होते हैं, फिर मुझे देखते हैं और कुछ मोटिवेशन जो है वो मीडिया से मिलती है। इस तरह के जब आप लोग मुझे मीडिया के ऊपर बुलाते हैं तो यकीनन बच्चे इस चीज को भी देखते हैं और टीवी शो देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार देखें हमारे सर जो है वो टीवी के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वो भी चाहते हैं कि हम भी इसी तरह टीवी के ऊपर आए। लेकिन ये चीजें जो है वो इनफ नहीं है। मैं अभी जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के अंदर जो सबसे पहले जो स्कूल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर असर पड़ा वो था स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। मैं तकरीबन 12 से 13 स्कूल के अंदर जो है वो मार्शल आर्ट करवा रहा था, वहां पर मार्शल आर्ट की एक्टिविटीज खत्म कर दी गई, जबकि मैं स्कूल के अंदर से ही जो है स्कूल के बच्चों के अंदर से ही मैंने जो है वो ग्रास रूट लेवल से जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग दी और फिर उसके बाद लोगों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक भी लेकर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगर मेरी अकेडमी के रिकॉर्ड की तादाद अगर आप कर लें तो ये 90 रिकॉर्ड बनती है। पंचेस की कैटेगरी हो, चाहे एल्बो स्ट्राइक की कैटेगरी हो, चाहे किक्स मारने की कैटेगरी हो, चाहे नन चप्पू की कैटेगरी हो, दुनिया में सबसे ज्यादा पुशअप के रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा कोई भी मार्शल आर्ट की आप कैटेगरी ले लें तो मैंने अपने बलबूते पर जो है। लेकिन ये अलमिया है ना राशिद के आप अपने बलबूते पर कर रहे हैं, अपने जेब से चीज़ें कर रहे होते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से शायद चीज़ें चल नहीं पाती हैं। इतना बड़ा हीरो आप हैं
और मैं जो आपकी अकेडमी और बाकी चीज़ें देख रहा हूँ वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो आपको सपोर्टिव होना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट है वो कि नहीं हो रहा। आपने भी बात स्पोर्ट्स के हवाले से स्कूल से की, मेरा भी सवाल था और एजाज ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम तो अपने बच्चों के हवाले से स्कूल एडमिशन करवाते हुए नहीं पूछते कि आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी क्या है। वो जो हॉकी, वो फुटबॉल, वो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रेसलिंग, एथलीट्स की स्कूल्स लेवल में, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स की वो चैंपियनशिप होने, वो आहिस्ता 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 ख़त्म होती जा रही हैं। पंजाब लेवल पे बहुत बड़ा एक हॉकी का एक टूर्नामेंट जाफर मेमोरियल होता था, वो बिल्कुल वो सिमटता सिमटता वो ख़त्म होता हुआ वो नज़र आ रहा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे अपने भी लेवल पे है कि मैं बैसियत पेरेंट भी बात करूंगा लोगों से कि आप अपने बच्चों के हवाले से, हालांकि अभी भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स बेस पे दाखिले होते हैं, यानी कि आपका बच्चा अगर थोड़े से भी स्टडीज़ में कम है तो उसको फूलों की तरह लिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कि आप अपना बच्चा दें, हम स्पोर्ट्स में आ गए। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होती है, जो HEC आज कहलाता है, वहाँ तक वो जाता है। तो ख़ुद भी कोशिश करना है। दूसरा जो मीडिया के हवाले से बात हो रही थी एजाज़, ये भी एक अलमिया है कि मीडिया जो है वो एयर टाइम भी उस तरह से वो नहीं स्पोर्ट्स को वो दे रहा होता है। लेकिन हमने ये देखा जब इंडिया की बात हो रही होती है तो हीरोज़ के ऊपर एक ढेरों फिल्में बन गई, दर्जनों फिल्में उन्होंने अपने हीरोज़ पर बनाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और उसके बाद वो फिर एक बूम जो आप कह रहे थे कि 10 साल से वो आ रहा है, तो 10 साल में हर तरफ से सपोर्ट हुई, गवर्नमेंट से सपोर्ट हुई, स्कूल्स ग्रास रूट लेवल से हुई, मीडिया से हुई, कि वो पूरे एक कैंपेन चली और उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो आपने अभी बात की खान साहब के हवाले से भी, तो खान साहब का भी अभी तवज्जो तो क्रिकेट पे भी शायद उस तरह नहीं है, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि बाकी लोग जो हैं उनका काम नहीं है कि ये जो माली मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए स्पॉन्सरशिप के ऊपर फोकस किया जाए। हॉकी की लीग का शहबाज सीनियर साहब ने वादा किया था, वो शायद लीग भी कहीं कागजों में रह गई, वो हो नहीं पाई। तो ये स्पॉन्सरशिप के ऊपर तवज्जो खुद नहीं दी जाती फेडरेशंस की और एसोसिएशंस की तरफ से, या बस वैसे वो कहते हैं चल डंग टपाऊ हो रहा है, चल चलाऊ चल रहा है? देखिए, जो स्पॉन्सर्स होता है हमेशा वो ये इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको कवरेज कितनी मिलेगी, मुझे इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। मुझे याद है कि शहबाज शरीफ का जब दूसरा टेन्योर था पंजाब में वज़ीर आला शिप का, तो उस दौरान लाहौर के अंदर कबड्डी और देसी कुश्ती के दंगल हुआ करते थे, और उसको पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ और पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स के वहाँ पर होर्डिंग्स बोर्ड लगे होते थे, वो सपोर्ट कर रहे होते थे वहाँ पर उस इवेंट्स को। लेकिन उसके बाद क्योंकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, या देखें 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों के पास स्पोर्ट्स चली गई है। फहमीदा मिर्ज़ा का शायद इतना किरदार ना हो, लेकिन तमाम जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं और जो तमाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैं सूबाई, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मुदस्सिर भाई, हम जितनी मर्जी इस पर बात करते रहें, देखें इनाम बट इनफरादी तौर पर मेहनत करके आगे निकला हुआ है, तला इनफरादी तौर पर मेहनत करके आगे निकला है, इनफरादी तौर पर जो लोग निकले हैं एजाज वो ही नाम बना रहे हैं। और एक इनफरादी तौर पे एक और हमारी पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बच्ची अरीश फातिमा, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल पाकिस्तान की कमसन वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरीश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतनी छोटी सी आप बच्ची, मुझे तो लगता है कंप्यूटर्स तक आपकी कीज़ भी उस तरह से ना पहुँच पाएँ। तो अरीश, कैसा लगता है कि जब आपको एज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल, एज ए पाकिस्तानी बुलाया जाता है? बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, ये एक्चुअली पूरी वर्ल्ड की यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफाइड है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और आप उसके साथ उनके वालिदा मौजूद हैं, तो क्या खिला पिला रहे हैं इसको कि ये इन कामों में इतनी छोटी उम्र में वो चली गई है? एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल है, बस अल्लाह ताला ने शायद इनको पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इमेज के लिए बनाना था, या हमारे लिए एक बहुत एजाज की बात है कि पाकिस्तान से और हमारी घर में हमारी औलादें, तो बस अल्लाह ताला इनको आगे तरक्कियां दे और पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल रहे। बिल्कुल। और अब ये क्या प्लान, क्या सोचती हैं कि अब फिर जाके बाहर माइक्रोसॉफ्ट में वहीं जाके पढ़ना है, वहीं स्टडीज़ करनी है अगले आने वाले दिनों में? क्या प्लान, क्या सोचती हैं ये? एक्चुअली हम बाहर नहीं जाने का कोई प्लान है अभी तक। फिलहाल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान को सर्व करेंगे, यहीं पढ़ के इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है जी। पाकिस्तान के ये हीरोज़ हैं जो हमारे सामने हैं, हरीश हों या बाकी लोग हों। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का जो हमारे साथ ट्रांसपोर्ट थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। बस एक वादा है कि अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इन स्पोर्ट्स के लोगों के लिए फुली सपोर्ट हो, तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद इनामात हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।